हेलो स्टूडेंट, आज के दिल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय संघवाद का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था। आपने संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है ये पिछले लेक्चर में जान लिया है कि जब किसी देश में जो देश संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है, जैसे कि भारत है, बेल्जियम है, बहुत सारे ऐसे देश है, स्पेन है, यूएसए है, तो ये सारे ही देश जो है जो कि संघीय शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, उन्होंने उसमें क्या होता है कि जो सरकारें होती है वो दो या दो से अधिक स्तरों में विभक्त होती है और जो शक्तियां होती है वो इन्हीं स्तरों में विभाजित की जाती है, जिसे कि हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। आज हम समझेंगे कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसे कार्य करती है। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की आजादी जो है वो एक अलग राष्ट्र के पाकिस्तान के निर्माण के साथ जो है ये आजादी मिली थी, और आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए थे। आजादी के बाद आप देखते हैं कि एक पूरा का पूरा विलीनीकरण आंदोलन चला था, जिसके तहत जो है बहुत सारे जो क्षेत्र थे, बहुत सारे जो प्रांत थे, कुछ प्रांत जो है वो सहर्षि भारत के साथ विलय के लिए जो है राजी हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रांत थे जो प्रारंभ में भारत के साथ विलय नहीं करना चाहते थे, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखना चाहते थे, लेकिन बाद में जो है वो भारत में विलीन हो गए थे। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है, और लेकिन इसमें संघ शब्द नहीं आया है। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, लेकिन इसमें कहीं भी जो है वो संघ या फेडरल शब्द जो है वो यहाँ पे नहीं आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है, मतलब कि भारत में क्या है, बहुत सारे स्टेट है। संघ मतलब होता है ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप। तो इसी तरीके से भारत को क्या किया गया कि राज्यों का ग्रुप है, राज्यों का एक संघ है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। संघ सरकार, या जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय सरकार क्या होती है, जो कि पूरे भारतीय संघ का, मतलब कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी राज्य स्तर में जो लोग रहते हैं, सभी का प्रतिनिधित्व कौन करती है, केंद्रीय सरकार करती है। और इसके बाद राज्य सरकार आती है, जो कि राज्य स्तरीय जो भी दैनिक जो कामकाज के जो विषय होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत में तीसरी तरीके का डिवीजन भी हुआ है, जिसे कि बाद में संविधान में जोड़ा गया है, जो कि है पंचायती। अगर हम उसके रूरल एरिया की बात करें तो वहां पे होती है पंचायतें हैं, और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पे नगर पालिका के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है, जिसे हम स्थानीय प्रशासन या शासन के नाम से जानते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तरों की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। कोई भी राष्ट्र, अगर हम बेल्जियम को ले तो वहां भी केंद्रीय सरकार थी, प्रांतीय सरकार थी, और उसके अलावा सामुदायिक सरकार थी। उसी तरीके से अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी जो संघीय शासन व्यवस्था का जो डिवीजन है वो तीन भागों में जो है विभक्त है। पहला आपका केंद्रीय सरकार हो गया, फिर हो गई राज्य सरकार, और तीसरा हो गया स्थानीय सरकार। और इन तीनों की ही अपने अपने विषय हैं, जिसके अंतर्गत वो कानून बनाते हैं, और उनके अपने अधिकार क्षेत्र हैं, और वो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया है, और ये तीन सूचियां इस प्रकार से है। तो संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र और राज्य जो सरकार है उनके बीच जो है अधिकारों का बंटवारा किस तरीके से किया गया, और इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट सूचियां बनाई गई है। तो चलिए बच्चों, इसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। ये सूचियां कौन कौन सी है? पहली होती है आपकी संघीय सूची। संघीय सूची मतलब आपकी जो यूनियन लिस्ट होती है वो। तो संघीय सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे आपकी हो गए प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा,
जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। ऐसे सारे विषय जो कि पूरे भारत के जो होते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कॉमन इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, मतलब किसी ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए वो नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्र में रहने वाले सारे नागरिक के लिए जो होता है, जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आती है संघीय सूची या फिर आपकी यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इन विषय पर पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत होती है और इसी कारण इन विषय को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो ऐसे विषय जो कि केंद्र संघ सूची में आते हैं और जिन पे क्या है, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल केंद्र सरकार को है। इसमें कोई भी और सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मैं आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि आज जो है लगभग 100 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। तो इतने सारे विषय तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि ऐसे विषय जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और पूरे देश में जो मतलब एक तरह की नीतियों की जब जरूरत पड़ती है, तो ऐसे विषय जिसपे एक प्रकार का कानून बनाना पड़े सभी लोगों के लिए, तो ऐसे सभी विषय को आप किस में डाल सकते हैं? संघीय सूची में रख सकते हैं। तो इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लगभग 100 विषय इसके अंतर्गत आते हैं भारत में। तो मुख्य हमने देख लिया, चाहे वो प्रतिरक्षा हो, विदेशी हो, बैंकिंग हो, संचार हो, मुद्रा हो, सेंसस हो, इसके अलावा आप रेलवे को देख सकते हैं। तो ये सारे विषय को हम संघीय सूची में डालते हैं और इस पर कौन कानून बना सकता है? केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अब हम इसी प्रकार से दूसरा विषय देखते हैं। दूसरी जो सूची होती है उसे हम कहते हैं राज्य सूची। अब राज्य सूची में कौन से विषय होते हैं? जैसे आपके पुलिस हो गया, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि केंद्रीय या प्रांतीय महत्व के होते हैं या स्थानीय महत्व के होते हैं। तो इन विषयों पर राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो ये जो विषय होते हैं, अगर मैं भारत की बात करूं तो वर्तमान में 61 विषय हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे ही विषय, चाहे वो पुलिस हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, कृषि हो, सिंचाई हो इत्यादि हो, जो कि प्रांतीय, राज्य या स्थानीय स्तर के विषय होते हैं और उन पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, केवल इन विषय पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके अलावा हम तीसरी भी सूची को देखने का प्रयास करते हैं। तीसरी सूची कौन सी होती है? वो होती है समवर्ती सूची। तो इस सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? इसमें आते हैं शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो 52 विषय इसके अंतर्गत आते हैं भारत में, जो कि समवर्ती सूची में जिसके अंतर्गत इन सभी विषयों को रखा गया है। और ये विषय क्या होते हैं? ये जो विषय हैं, इन पे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। तो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। मतलब इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये बात याद रखना। समवर्ती सूची जो होती है वो एक ऐसी सूची होती है जिसमें कि वो सारे विषय आते हैं जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का इंटरेस्ट होता है। चाहे वो वन हो गया, शिक्षा हो गया, मजदूर संघ हो गया, उत्तराधिकार के नियम हो गए, गोद लेने की प्रथा, विवाह, ये सारे विषय ऐसे होते हैं जो दोनों ही राष्ट्रीय महत्व के भी होते हैं और राज्य महत्व के भी होते हैं। तो इन दोनों ही विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास भी होता है, केंद्र सरकार के पास भी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसे विषय पर अगर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर उसमें राज्य सरकार कुछ बातों को लेके अड़ जाता है और केंद्र सरकार कुछ बातों को लेके अड़ जाता है और दोनों के बीच अगर टकराव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कौन से कानून को माना जाएगा? तो अगर ऐसी कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो भारत में इस स्थिति में केंद्र सरकार का जो भी उसने जो कानून बनाया है उसे ही माना जाएगा। क्योंकि आप याद रखना, केंद्र सरकार भारत में ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ एक सवाल यह उठता है अब कि जो विषय इसमें से किसी सूची में भी नहीं आते उनका क्या होता है? अब आपको बच्चों याद होगा, अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वगैरह बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय हैं तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे?
क्योंकि ये तो संविधान बनने के बाद आए हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद जो होता है ये गठित हो रहे हैं, तो इसको किस सूची में रखा जाए? इन सभी को भी हम बाकी बचे हुए जो भी विषय होते हैं उसे हम किस सूची में रखेंगे? उसे याद रखना कि उसे हम केंद्र सूची में रखेंगे, मतलब संघीय सूची में रखेंगे। तो ऐसे सारे विषय जो कि बचे हुए विषय हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाएंगे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो सबसे पहले आज हमने देखा कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था कैसे होती है और भारत में इसका कितने भागों में यह विभाजित है। हमने देखा कि सबसे पहले ये संघीय सूची में विभाजित है, फिर राज्य सूची है और फिर समवर्ती सूची है। संघीय सूची कौन सी सूची होती है? जिसमें कि ऐसे विषय आते हैं उसके अंतर्गत जिस पर जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। दूसरी होती है राज्य सूची होती है, ऐसी सूची जो कि राष्ट्रीय और स्थानीय जो विषय होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। और तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही सरकारें जो होता है इनके विषयों में दिलचस्पी लेती है और इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, मतलब संघ का भी और राज्य का भी। लेकिन अगर यदि दोनों के मध्य कोई टकराव होता है तो इस पे कानून जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा कानून जो है वही मान्य होगा। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि इन तीनों ही सूची में नहीं हो, जो संविधान के बाद जो होता है, ऐसे विषय जो हमारे संविधान बनने के बाद गठित हुए, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप ले सकते हैं। तो ऐसे बाकी बचे हुए विषय को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है।